GSTR2 एंड GST एनुअल कंप्यूटेशन रिपोर्ट्स हमने कल देखी। अब GST रिपोर्ट्स में हमारे पास जो अदर ऑप्शंस हैं हम उस पर काम करने वाले हैं। कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि 50,000 से ऊपर के माल की अगर हम मूवमेंट करते हैं तो हमें उसके साथ ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है। टैली में एंट्री करने के दौरान आपको दोबारा से एंट्री पे ले चलता हूं। जब भी आपने सेल ट्रांजैक्शन किए, इन सेल ट्रांजैक्शन के अंदर आपने पार्टी का नाम सिलेक्ट किया, क्या माल बेचना चाहते हैं आपने माल सिलेक्ट किया, ठीक है। और अगर उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ऊपर जाती है तो यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास एक ही ऑप्शन आता है, अवॉइड GST ई-वे बिल डिटेल। अगर यही ट्रांजैक्शन ये हमारी 50,000 से कम होती है तो वो ऑप्शन गायब हो जाता है। देख रहे हो आप? यस सर। तो टैली स्मार्ट तो है ही, उसने हमें दिखा दिया, हमें याद दिला दिया कि ये वाला बिल आपका 50,000 की वैल्यू को क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे आपको ई-वे बिल की डिटेल फिल करनी पड़ेगी, ठीक। अब ई-वे बिल की डिटेल्स में क्या क्या चाहिए होता है, हमारा माल कहाँ से बिल हो रहा है, कहाँ से हम उसको डिस्पैच कर रहे हैं। डिस्पैच होता है भेजना, बिलिंग हम कर रहे हैं हमारे लाहौरिया चौक से, और डिस्पैच हमारी होनी है, मान लो हमारा एक गोदाम सेक्टर 27-28 में, तो हम डिस्पैच के अंदर सेक्टर 27-28 वाला एड्रेस डालें। पिन कोड कंपल्सरी है 125-005। किसको बिलिंग करनी है, उसका नाम, उसका GST नंबर, उसका एड्रेस डालना जरूरी है, इसके बिना ये बिलिंग नहीं हो पाएगी। जहां पर स्टार लगाए गए हैं वो कंपल्सरी है फिल करना। हमने कहा ये 25 किलोमीटर की दूरी पे है। ये माल आप कैसे भेज रहे हैं, बाय रोड, बाय रेल, बाय एयर या बाय शिप। ट्रांसपोर्टेशन के यही 4 माध्यम होते हैं। माल या तो समुद्री रास्ते से भेजा जाएगा, या सड़क रास्ते से भेजा जाएगा, या ट्रेन से भेजा जाएगा, या हवाई जहाज से भेजा जाएगा। ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन हम रोड से ही करते हैं, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट रोड सिलेक्टेड है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप जो ये माल भेज रहे हो ये कितनी दूरी पे जा रहा है। दूरी क्यों पूछते हैं, क्योंकि जब हमने आपको ई-वे बिल पढ़ाया था तब आपको ये बताया गया था कि ई-वे बिल की वैलिडिटी उसकी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। अगर आप 100 किलोमीटर से कम दूरी पे माल भेज रहे हैं तो उसके लिए 1 दिन की वैलिडिटी है। अगर आप 200 किलोमीटर में भेज रहे हैं तो 2 दिन की वैलिडिटी है। ऐसे करते करते मैक्सिमम 15 दिन की वैलिडिटी होती है ऑल ओवर इंडिया में माल डिलीवर करने के। तो यहाँ वो डिस्टेंस हमारे से ट्रांसपोर्टर का नाम पूछता है कि आप जो माल भेज रहे हो वो कौन से ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू भेज रहे हो। अगर इस लिस्ट में आपके ट्रांसपोर्टर का नाम है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नया बनाना है तो नया बना लीजिए, और यदि आप अपनी गाड़ी से माल भेज रहे हो तो ट्रांसपोर्टर नन सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप ट्रांसपोर्टर नन सिलेक्ट करोगे तो आपको ट्रांसपोर्टर आईडी सिलेक्ट करने की कोई बाध्यता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। परंतु यदि आपने ट्रांसपोर्टर का नाम लिखा है तो आपको उस ट्रांसपोर्टर की ट्रांसपोर्टर आईडी भी पता होनी चाहिए। ये आमतौर पे उसका GST नंबर ही होता है, फिर भी ट्रांसपोर्टर से पूछ के वो ट्रांसपोर्टर आईडी आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। अगर आपने ये देखें किस गाड़ी से भेजा, उस गाड़ी का नंबर बताना पड़ेगा, ठीक है। ये बताना पड़ेगा कि जो गाड़ी आपके माल को लेके गई है वो स्टैंडर्ड रेगुलर गाड़ी है या लंबी वाली गाड़ी है। लंबी गाड़ियां आती है ना, जिसमें अपने जैसे गाड़ियों के शोरूम की गाड़ियां आती हैं, बड़े लंबे लंबे ट्राले आते हैं, उसको बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। जिसका साइज नॉर्मल गाड़ी से बड़ा हो, नॉर्मल ट्रक से बड़ा हो,
ये लंबे वाले बड़े वाले ट्रक को ओवर डायमेंशनल कार्गो कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको वो बिल्टी नंबर बताना है, या अगर आपने रेलवे से भेजा है तो रेलवे वाले भी आपको एक रिसीट नंबर देते हैं, आरआर नंबर देते हैं। आपने हवाई मार्ग से भेजा है तो उसका एयरवे बिल नंबर देना होगा, और यदि आपने समुद्री जहाज से भेजा है तो उसका एक बिल ऑफ लेडिंग बनता है, लेडिंग LADING, बिल ऑफ लेडिंग वो देते हैं आपको, उसका नंबर आपको मेंशन करना है। किस डेट को आप ईवे बिल बना रहे हो वो डिटेल यहाँ पर डाली जाएगी। ये कंपलसरी फील्ड है, ये जानकारी हमने आपसे बिल बनाते हुए ही ले ली, ठीक है। आपने कहा कि मैं 23 जून को ये ईवे बिल बना रहा हूं। ये देखिए अब क्या होगा, जैसे ही आप अपना इस बिल को सेव करोगे, इस बिल के सेव होते ही उसके साथ साथ एक JSON फाइल एक्सपोर्ट हो रही है। इस फाइल का देखिए JSON फॉर्मेट है। ये कहाँ एक्सपोर्ट होगी, डी ड्राइव के टेली फोल्डर में एक्सपोर्ट में। लोकेशन हम बदलना चाहें बदल भी सकते हैं, इसको नो कर दीजिए, बदल लीजिए किस फॉर्मेट में चाहिए। और फिर देखो ये फाइल के नाम के अंदर देखो क्या लिखा है, ई-वे बिल। कौन सी पार्टी का है, ये बिल नंबर MM00412021, ये लीजिए, ठीक है। किस डेट का बिल है, 31/12/20 का बिल है। कितने बजे हमने ये फाइल एक्सपोर्ट की, 7:22:13 पे। देखो ये टाइम आ रहा है, हमने जैसे ही यस किया इसको, ये देखिएगा एक ये फाइल हमारे सामने बन के आ गई, केवल 3 KB की। अब हमें इस फाइल को अपलोड करना होता है ई-वे बिल पोर्टल के ऊपर। ई-वे बिल की वेबसाइट होती है हमारी ई-वे बिल लॉगिन, लिखिए आप, ये ई-वे बिल सिस्टम आ जाएगा, ई-वे बिल 2। ये ई-वे बिल की वेबसाइट खुल जाती है। इसका पासवर्ड यूजर नेम आप अपने CA से मांग लीजिए और इसमें लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद उसमें एक ऑप्शन होती है बल्क इंपोर्ट। बल्क इंपोर्ट में जाके ये वाली जो फाइल आपने एक्सपोर्ट की है इसको अपलोड कर दीजिए पोर्टल पे। तो आपको ई-वे बिल बनाने के लिए जो जानकारी पोर्टल पे डालने की जरूरत थी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। टैली ने आपका काम आसान कर दिया कि आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन टैली में ही आपसे कलेक्ट कर ली और उसको एक्सपोर्ट करके पोर्टल पे अपलोड कर दिया। इसके बाद वहां से आपको एक ई-वे बिल का नंबर मिल जाएगा, वो नंबर वापस लेके आना है और यहाँ पे नंबर डाल देना है। वो नंबर 12 अंकों का नंबर होता है। ये नंबर जब आप इसमें सेव कर देंगे तो उसके बाद आप इस बिल को खोल के इसका प्रिंट आउट निकालिए, तो आप देखिए जहाँ इनवॉइस नंबर लिखा है उसके बगल में वो ई-वे बिल नंबर भी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। समझ गए आप ई-वे बिल बनाने का प्रक्रिया? Yes, sir. अब ये जो ई-वे बिल आपने बनाया तो हमने सारी जानकारी उसको बता दी थी, परंतु क्या होता अगर हम पूरी जानकारी नहीं बताते। मान लीजिए ये माल बेच रहे हैं, हमने इसको एक्साइड की बैटरियां बेचती हैं। एक्साइड की बैटरियां हमने कहा हमने 5 पीस बेची है और 7500 रुपए की एक बैटरी, 5 में काम नहीं चलेगा, इसको हमने 10 पीस, 7500 रुपया, ये देखिए 96,000 का बिल हो गया। अब हमने यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं डाली, हम ऐसे ही सेव कर देते हैं, तो क्या होगा, देखो यहाँ हमारे को वार्निंग दे रहा है कि आपने डिस्टेंस नहीं डाला, बहुत जरूरी था, आपने गाड़ी का नंबर नहीं डाला, आपने डॉक्यूमेंट की डेट नहीं डाली और अदर डिटेल्स भी मिसिंग है, फिर भी आपने इग्नोर करते हुए इसको सेव कर दिया। अब क्या होगा, अब तो ई-वे बिल के लिए फाइल नहीं बनी, तो अब हमें या तो ई-वे बिल मैनुअल बनाना पड़ेगा, पोर्टल पे जाके पोर्टल पे सारी चीजों की जानकारी दोबारा बतानी पड़ेगी, क्या माल भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, कितनी क्वांटिटी है, क्या HSN कोड है, ये सारी जानकारी हमारे को पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसकी बजाय हम इस फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए ये GST रिपोर्ट्स में आ जाते हैं। यहाँ ई-वे बिल रिपोर्ट आ गया, एक्सपोर्ट फॉर ई-वे बिल, ये लीजिए, यहाँ आपको दिखा रहा है इनवॉइसेस विद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। एक इनवॉइस ऐसा है जो भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई,
कितने बिल ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट के लिए रेडी पड़े हैं? अभी कोई नहीं पड़ा। इनवॉइस आप एक्सपोर्ट कितने कर चुके हो? अभी हम एक इनवॉइस एक्सपोर्ट कर चुके हैं। कौन सा? ये देखिए, ये वाला इनवॉइस हमने अभी एक्सपोर्ट किया, यही किया था। यस सर। अब देखिए, जो हमारा अटक गया उसमें क्या इंफॉर्मेशन कम है, वो टैली हमें गाइड करेगा। जैसे ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट में हेल्प करता है ना इनकम्प्लीट मिसमैच दूर करने में, ऐसे ही ईवे बिल की फाइल जनरेट करने में भी टैली हेल्प करेगा। यहाँ एंटर कीजिए, यहाँ एंटर कीजिए। देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है उस बिल में। आपने माल भेजने वाले का पिन कोड नहीं लिखा, आपने माल पाने वाले का पिन कोड नहीं लिखा, जो माल पाएगा उसका जीएसटी नंबर भी नहीं था। कितनी दूरी पे माल जा रहा है? हमने कहा 25 किलोमीटर पे। किस गाड़ी में जा रहा है? ये लीजिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टर आईडी क्या थी? डॉक्यूमेंट की डेट क्या है? डॉक्यूमेंट की डेट है हमारी 23/6। एंटर। ये लीजिए, ये सारे डिटेल्स। अब इनवॉइस रेडी हो गया एक्सपोर्ट के लिए, बट अभी तक एक्सपोर्ट किया नहीं गया है। हमने इसकी कमियां दूर कर दी हैं, बट अभी एक्सपोर्ट नहीं हुआ, इसकी फाइल जनरेट नहीं हुई है। फाइल जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस इनवॉइस को ओपन करो, दोबारा से सेव कर दो। ये लीजिए, अब ये फाइल बन के आ रहा है। अभी देखो क्या बता रहा है, ये फाइल कौन से बिल की है? कितने बजे हमने एक्सपोर्ट की? 7:27:45। तो इस फाइल को भी हम वहां जाके इंपोर्ट करेंगे, तो फिर ये हमारा काम आसान हो जाएगा। अब वहां से अपना कोड नोट करके आइए और यहाँ डाल दीजिए। बस ये देखिए, अब हमारे 2 इनवॉइसेस एक्सपोर्ट हो चुके हैं। समझ में आई? यस सर। मोहित, ये ईवे बिल बनाने का तरीका है। अपडेट ईवे बिल इंफॉर्मेशन। आपको लगता है कि आपने ईवे बिल पोर्टल पे जाके बना लिया और उसकी जानकारी आधी अधूरी यहाँ पे डली है, आप बाद में बताना चाहें तो बाद में बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यस सर। यहाँ पे आपको सारे वो ईवे बिल पेंडिंग जो भी पड़े होंगे, जिसकी जानकारी नहीं होगी, वो दिखाई दे जाएगी। उसकी डिटेल देख के और डाल दीजिए उसमें, ठीक। ऐसे ही ईवे बिल की रिपोर्ट बनती है कि आपने आज तक कितने ईवे बिल बना लिए हैं, इनमें से कितने पेंडिंग है एक्सपोर्ट के लिए, वो सब जानकारी आपको दिखाई दे देगी, ठीक है। ये ईवे बिल, किस बिल का कौन सा ईवे बिल नंबर बना है वो आपको यहीं दिख जाएगा। ये बिल नंबर 41 का ईवे बिल नंबर ये रहा, बिल नंबर 42 का ईवे बिल नंबर ये रहा। ईवे बिल किस डेट को बनाया गया है वो भी रिपोर्ट आपको एक ही प्रिंट पे मिल जाती है, ठीक है। उसका टैक्स अमाउंट क्या है वो देखना चाहते हैं तो ये हमने ये रिपोर्ट भी आपको शो कर दी। F12 करके ओपन कर लें। तो इस तरीके से ईवे बिल रिलेटेड जानकारी भी यहाँ पे रहती है। चालान रिकंसिलेशन, जब भी आप अपने टैक्स की पेमेंट करोगे, जीएसटी का टैक्स पे करोगे, जीएसटी टैक्स पेमेंट करने के लिए आपको पेमेंट वोचर में जाना पड़ता है, और पेमेंट वोचर में जाके यहाँ आपको स्टेट पेमेंट सिलेक्ट करना पड़ता है। कौन से टैक्स की पेमेंट की आपने? मैंने जीएसटी की पेमेंट की। कौन से महीने का टैक्स था और वो क्या था? आपने एडवांस टैक्स पे किया, आपने रिवर्स चार्ज के अगेंस्ट पे किया, या आपने रेगुलर जो रूटीन में टैक्स पे करना होता है वो पे किया, या आप यहाँ पे एनी भी कर सकते हो, इसमें से कुछ भी पे किया, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ बताते हो कि मैंने अपने HDFC बैंक से IGST पे किया, ठीक है, आपने कहा मैंने इतना IGST पे कर दिया, तो वो आपसे पूछता है चालान की डिटेल बताओ। अगर आपके पास उस समय डिटेल नहीं होती है तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, टैली ने आपको सुविधा दी है, ठीक है। बट वो बाद में आप जाके उसको चालान रिकंसिलेशन रिपोर्ट के अंदर फिल कर सकते हो। ये देखिए, अभी अभी एंट्री डाली ना मैंने, फिर आप यहाँ पे जाके उसकी वो डिटेल्स दोबारा से फिल कर सकते हो जब डिटेल आपको मिल जाए। आपने कहा मैंने चेक दिया था, मैंने पंजाब नेशनल बैंक में जमा कराया था, मेरे चालान का नंबर ये था, मेरे चालान का CIN नंबर ये था, ये उस बैंक का UTR 2 था, ये हमने 31/12 को पे किया, ये वाला चेक नंबर था हमारा, और उस पे ऊपर 31/12 की भी डेट लिखी हुई थी। ये लीजिए,
ये जब आप वहां जाके देखेंगे अब वो सारी जानकारी आपको मिल गई। ये पीएनबी का चेक था और ये इस तरीके से हमने पे किया। ठीक है जी, ये सब चीजें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हम अपने चालान की रिकंसिलेशन कर सकते हैं यहाँ। ठीक है जी, ईवे बिल क्लियर है। चालान रिकंसिलेशन सिर्फ हमने अपने जो चालान भरे हुए हैं उनकी डिटेल्स पोर्टल से लेके यहाँ पे फीड करनी है। समझ में आ रही है? Yes. Yes, sir. जीएसटी रेट सेटअप आपने टैली में जितनी भी स्टॉक आइटमें बना रखी हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देती है। इस स्क्रीन पे आने के बाद आपके पास एक ऑप्शन रहता है टैक्स रेट वाइज, उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने से आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी आइटमें किस टैक्स रेट में डिफाइन की गई हैं। आपकी 10 आइटमें इस समय पे 18% में है, एक आइटम 5% में है, 3 आइटमें 28% में है, आइटम है जिसके रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। एक आइटम नेल रेटेड वाली है और एक आइटम आपकी नॉन जीएसटी आइटम आपने बना रखी है। ये सारी स्टॉक आइटम्स किस किस कैटेगरी के अंदर हैं वो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे ग्रुप वाइज डिटेल देखना, ये देख लीजिए, ये जो हमने स्टॉक ग्रुप्स बना रखे होंगे ये उस हिसाब से दिखाई देगा। हमें स्टॉक ग्रुप की बजाय टैक्स रेट वाइज देखना चाहिए, उसमें इजी रहता है। अब आप इसमें गए, आपको दिखाई दे रहा है कि मेरी आइटम का नाम क्या है, उसका HSN कोड क्या है और उसके ऊपर कितना परसेंटेज लगता है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी का HSN कोड चेंज करना है या उसका टैक्स परसेंटेज बदल गया वो बदलना है, तो क्या करना है, उस आइटम पे जाइए और यहाँ से सेट रेट पे क्लिक कर दो। सेट रेट, ये देखिए आपका अगर ये चेंज होके ये हो गया है, ठीक है, और परसेंटेज इस आइटम की इन्होंने घटा के 12% कर दी है। ठीक है, कब से? 31/12 से। ये हमने सेव कर दिया, तो वो आइटम यहाँ से हट गई, क्यों? वो 12% वाले ग्रुप में चली गई है। एस्केप करो, अब 12 वाले ग्रुप में जाके देखो, आपको वो आइटम वहीं दिखेगी। अब उसका जो HSN कोड है वो भी 4 की बजाय 6 अंकों का हो गया और उसकी परसेंटेज भी चेंज हो गई। ठीक है, मदद से आप एक ही स्क्रीन पे ये देख सकते हो कि आपकी सभी स्टॉक आइटम्स का HSN कोड क्या है और अलग अलग आइटम की परसेंटेज क्या है। ये आप एक ही स्क्रीन पे सब कुछ देख पाओगे, और सिर्फ देख नहीं पाओगे, अगर आपको वो जानकारी बदलनी है तो आप बदल भी सकते हो। ठीक है बेटा? ओके सर। मोहित, Yes, sir. समझ में आ रहा है कि ये रिपोर्ट क्या काम आएगी हमारे? अगर हमने हमारी स्टॉक आइटम्स के HSN कोड देखने हैं और ये देखना है कि आइटम कितने परसेंट की है, तो आप यहाँ पे आके देख भी सकते हो और उसको चेंज करना चाहो चेंज भी कर सकते हो। ओके, Yes, sir. गुड। अब इसके बाद है हमारे पास एक मैप UOM, यूनिट ऑफ मेजरमेंट को यूनिट क्वांटिटी कोड के साथ मैप करना। ये बताना कि हमने जो यूनिट बनाया है, हमारे बनाए हुए यूनिट को UOM कहा जाता है। ठीक है, और गवर्नमेंट की जो दी गई है उसको UOM कहा जाता है। इसके ऊपर जाइए और टैली को बताइए कि आपकी टैली में कौन से यूनिट बने हुए हैं। देखो लेफ्ट साइड में UOM लिखा है, ये यूनिट हमने टैली में बना रखे हैं, और राइट हैंड साइड में क्या दिखा रहा है? UQC, यूनिट क्वांटिटी कोड। गवर्नमेंट के दिए हुए कोड्स के नाम क्या हैं? देखो हमने बनाया एक यूनिट किलोग्राम, वो गवर्नमेंट के पास है KGS, हमने वो ले लिया। हमने एक बनाया यूनिट लीटर्स LPRS, गवर्नमेंट के पास वो यूनिट नहीं है तो हमने उसको OTH में डाल दिया। हमारे पास एक यूनिट है मिनट्स, गवर्नमेंट के पास नहीं है। हमारे पास एक यूनिट है PCS, गवर्नमेंट के पास भी है PCS, हमने बता दिया हमारा PCS गवर्नमेंट के PCS के इक्वल, राइट। अगर हम अपने इसकी चेंज करना चाहते हैं HRS के लिए HRS आर्स नहीं है तो अदर्स में डाल दो, कोई बात नहीं। मिनट्स के लिए भी नहीं है, MIN का नहीं है तो मैं उसके लिए भी अदर्स डाल दूं, OTH कीजिए और ये डाल दीजिए। ये हमारी मैपिंग कंप्लीट हो गई।
ये मैपिंग अगर सही नहीं होगी तो आपकी जो HSN समरी है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी, आपकी GST R1 बनाते समय आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए आपको यूनिट क्वांटिटी कोड के साथ मैपिंग करना कंपलसरी है, ठीक है। ये रिपोर्ट ने आपको हेल्प कर दिया आपके Yes. सभी जो आपने बनाए थे उसको UQC के साथ मैप करने के। उसके बाद हमारे पास एक रिपोर्ट बचती है, इसका नाम है अपडेट पार्टी GSTN, ऑल आइटम। ये हमें एक ऐसी रिपोर्ट बना के दी है टैली के लिए जो ये दिखाती है कि आपके पास कितनी ऐसी पार्टियां हैं जिसके आपने GST नंबर नहीं डाल रखे। ये ऐसी पार्टियां हैं जिसके GST नंबर होने चाहिए थे मगर आपने डाले नहीं, समझ रहे हो आप? अगर हम मास्टर्स में से जाके देखते हैं तो हमें एक बिल, एक मास्टर देखना पड़ता है, एक लेजर को बोल के ऑल्टर करके देखना पड़ता है कि किसका GST नंबर डला है और किसका नहीं डला। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टैली ने आपको एक सिंगल रिपोर्ट दे दी जिसमें आप ये देख सकते हो कि किन किन के नहीं डले हुए। अच्छा, डले किस किस के हुए हैं वो देखिए, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है शो ऑल, इस पे क्लिक कर दो तो जिन जिन के डले हैं वो भी दिख गए और जिनके मिसिंग हैं वो भी दिख गए। यहाँ से अगर आप किसी भी पार्टी की स्टेट बदलना चाहते हो, किसी का रजिस्ट्रेशन टाइप बदलना चाहते हो कि वो रेगुलर नहीं है कि वो तो अनरजिस्टर्ड हो गया, उसका GST नंबर देखना चाहते हो, बदलना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, तो ये स्क्रीन आपके सामने अवेलेबल है। हेल्पफुल रहेगी, टाइम बचाएगी हमारा। Yes, sir. हो गया बेटे? सर कोई डाउट आज वाले ऑप्शंस में से? No, sir. वेरी गुड। मोहित, नहीं है। बहुत अच्छे। तो बेटा आज आपकी ये लास्ट रिपोर्ट थी जो हमने टैली ERP9 के लेवल 4 कोर्स के अंदर अपने GST डाटा एंट्री एंड प्रिपेयरिंग GST रिटर्न्स सेक्शन में हमने सीखना था। तो आज हमारा टैली ERP9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने सक्सेसफुली अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, ओके। बट अब मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट चल रहा है वो टैली प्राइम है। मोहित, अभी आप जहां जाके जॉब कर रहे हैं वो लोग अभी टैली ERP पे हैं, बट अगले 1 से 1.5 महीने में वो लोग टैली प्राइम पे शिफ्ट होने वाले हैं। तो आपको उन चीजों के साथ कंफर्टेबल करने के लिए हमने एक शॉर्ट टर्म कोर्स रखा है। हम दोबारा से 3, 4, 5 महीने नहीं लगाएंगे उसके ऊपर, हम केवल हफ्ते भर के अंदर वो सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लें, ठीक है। यस सर। हमारा टारगेट है जून मंथ के अंदर आपको फ्री करना, ओके। यस सर। तो Yes. जून मंथ के अंदर आप लोगों का ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो कल से हम टैली प्राइम के ऊपर क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, ERP से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को देख लीजिएगा। कहीं भी कोई भी आपको डाउट लगता है, पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, ठीक है बेटे? यस सर। Yes, Okay. sir. All the best. Bye.